इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी देखा था तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, कॉन्सेप्ट थी, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, उसके टाइप अलग अलग क्या तरीके होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। आज का जो सेकंड लेक्चर है विच इज़ रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्ट 2, इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, या फिर जो हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं या सिलेक्शन करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें हम लोगों के कौन कौन के फैक्टर्स उस पर्टिकुलर डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से होती है, ये हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग उसे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर ख़त्म होने से पहले टाइम रहा तो दो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी हम लोगों को सीखना है। वन इज इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन एंड सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग। इन तीनों का डिफरेंस हम लोगों को देखना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है, आप अच्छी खासी इनकम कमाते हैं और उस इनकम में से आपके जो डेली एक्सपेंसेस है या रूटीन एक्सपेंसेस है वो सारे मीट होता है, और जो सरप्लस अमाउंट आपके पास बचता है उसे आपको कहीं जाके सेव करना है या इन्वेस्ट करना है। तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे कि जो आप लोग सोचते हो कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को या फिर इन्वेस्टमेंट चैनल्स के सिलेक्शन को वहाँ पे अफेक्ट कर सकती हैं। चलो एक एक ऑप्शन आप बताओ कि क्या क्या हो सकता है, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे कि जो इस तरह की डिसीजन को अफेक्ट करेंगे? Liquidity, लिक्विडिटी, गुड। अनदर वन, चलो अमन। Risk, रिस्क, risk involving investment. राइट, रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। अनदर वन, चलो बाकी लोग भी आंसर करो। अवनी, अंकिता, ईशा, अनीश, हर्षी, जैनम। चलो कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, ऐसे समझो कि आपके पास पैसा है और वो कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स होंगे कि जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करोगे। गुड और बैड दोनों भी इसमें आ सकते हैं। ROI, आरओआई, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट पे जो ROI, नेक्स्ट, और किसी ने तो भी कुछ कहा? economic growth, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, फिर से बोलो एक बार। I said economic growth, राइट राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह सब कुछ आता है। और time period, टाइम पीरियड, वेरी गुड, टाइम पीरियड है, हमें लगेगा कि टाइम कितने टाइम में हम लोगों को उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न चाहिए, वो हमें लगेगा। नेक्स्ट, और इन्फ्लेशन, वेरी गुड। और ऐसे क्या क्या हो सकता है? जैनम, जानवी, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी ऐसा। राइट राइट, गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर टैक्सेशन पॉलिसीज, ऐसा कुछ भी इसमें आ सकता है। ऐसे अलग अलग जो पॉइंट्स आप लोगों ने बताया ना, वही सारे हमारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, और वो किस तरह से। चलो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्टर सबसे पहले हमारा जो आएगा वो इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स के जो रेट्स होंगे वो हमारे, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इंटरेस्ट रेट मिलने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें से अगर हम लोग सोचें कि जितने भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उन इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस ईदर आउट ऑफ द करंट सेविंग्स और बाय द बोरोविंग्स। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम हमारी सेविंग्स को इन्वेस्ट करेंगे या फिर हमारे बोरोड फंड्स जो होंगे उससे हम लोग जाके इन्वेस्ट करेंगे। मे बी हम इंडिविजुअल है तो हमारी इनकम हम लोग सेव करते हैं, राइट, जो एक्सेस इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हम सेव करते हैं। लेकिन अगर कोई फर्म होगी, कोई कंपनी होगी, तो उनकी जो बोरोड कैपिटल या बोरोड फंड्स होते हैं जो अनयूज्ड होंगे, तो उस अनयूज्ड अमाउंट्स को भी, उन अनयूज्ड फंड्स को भी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट करते वक्त जहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा रिटर्न्स हम लोगों को मिलेंगे, वही इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ मतलब इन्वेस्टमेंट चैनल्स या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम लोग प्रेफर करेंगे।
right? With high interest rate, investment as a higher opportunity cost because you lost out the interest payments. अगर हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर जो होंगे या फिर इंटरेस्ट रिसीव जो होंगे हमारी, वो सारी हम लोग इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन में हम लोग कंसिडर करते हैं. साथ ही साथ में जो टाइम लैग्स होता है, टाइम लैग्स मतलब इंटरेस्ट रेट, अगर सपोज फॉर एग्जांपल कहीं पर 1 महीने के लिए, 1 से 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर 5% रिटर्न मिलता है, 5% फॉर 3 मंथ्स और 5% पर क्वार्टर ऐसे समझ लो, और कहीं पर 12% पर एनम मिल रहा हो, तो हम लोग ज़्यादातर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेंगे, राइट? If an investor has started an investment project, a rise in an interest rate will be unlikely to change the decision. इंटरेस्ट रेट मतलब कौन से कि दो तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं. एक जो हमारे रिटर्न्स के लिए मिलने वाले इंटरेस्ट रेट होंगे वो, और दूसरे जो हम लोगों ने कहीं से बोरो किया हो या कहीं से हम लोगों ने लोन लिया हो उसके लिए पे किया जाने वाला इंटरेस्ट रेट जो है वो. इन दोनों में अगर डिफरेंसेस आने लगे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग अफेक्ट कर सकते हैं या फिर वो अफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक्स पर्सन ने एक ICICI बैंक से लोन लिया है एट रेट 12% पर एनम से, तो हर साल उसे 12% इंटरेस्ट रेट पे करना ही है 1 लाख रुपए पे, से फॉर एग्जांपल 12,000 रुपीज़. सॉरी, अगर वही इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग होने की वजह से अगले साल या उसके अगले साल 12% से डायरेक्टली 15% पे चले जाए, तो 3% का एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस उसे वहाँ पे पे करना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट टू द ICICI बैंक. तो उस पर्टिकुलर 3% की जो एक्सपेंसेस उसके होने वाले हैं, तो उनके लिए अलग से प्रोविजन कहीं पर उसे करने के लिए अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर उन्हें उन किसी इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न उस तरह के मिलने चाहिए जो उन इंटरेस्ट रेट्स को या उन एक्सेस एक्सपेंसेस को मीट कर पाए, राइट? अदर फैक्टर्स जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो इंटरेस्ट रेट कैन बी आउटवेटेड बाय द इकोनॉमिक कंडीशन. फॉर एग्जांपल 2009 में इंटरेस्ट रेट जो थे वो 5 to 0.5% तक के कट ऑफ लेवल पर थे जो इन्वेस्टमेंट के लिए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ डीप रिसेशन एंड अनविलिंगनेस ऑफ द बैंक टू द लेंड, मतलब जो हमारे इंटरेस्ट मिलती थे वो इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो पहले FD पे सेविंग डिपॉजिट जो थे, फिक्स डिपॉजिट्स जो थे, उन पे अच्छे खासे 8 to 9% के रिटर्न्स मिलते थे, लगभग 10 to 11% के फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न्स मिलते थे. आज अगर हम लोग देखें तो वही रिटर्न 5 to 6% तक के लेवल पे आ चुके हैं. तो ऐसे फ्लक्चुएटिंग या चेंजिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो अफेक्ट हो सकती है. द सेकेंड थिंग विच इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ हम लोग जो कहता है, उसके बेसिस पे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस ले सकते हैं, राइट? जनरली इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं? तो हमारी जो फ्यूचर डिमांड है वो फ्यूचर डिमांड हम लोग की मीट हो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर एंगल से या उस पर्टिकुलर वे से वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट रखता है, राइट? लेकिन अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो होता है वो इम्प्रूव हो चुका है, या फिर इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेड डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल एविडेंस दैट इन्वेस्टमेंट इज साइक्लिकल. इन अ रिसेशन इन्वेस्टमेंट फॉल्स एंड रिकवर विद इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब क्या कि जब आप इन्फ्लेशन होता है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो इन्वेस्टमेंट की पर्सपेक्टिव जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो 2008-9 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल रिसेशंस आए थे लेमन ब्रदर्स की वजह से, तो उस पर्टिकुलर वे में आने वाले 1 या 1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो अप्रोचेस थे कॉमन पब्लिक के या इन्वेस्टर्स के, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे. उनका कहना ऐसा था कि इस तरह की रिसेशन का जो ज़्यादातर असर है वो आने वाले सेवरल ईयर्स में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज कम हो सकती है. फिर बाद में जब अच्छे से जब हमारी इंडिया में जो कांग्रेस गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट पे जब शिफ्ट हुई,
तो वहाँ पे अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ के असर दिखने लगे और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ने लगी और कुछ साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के जो नंबर्स थे वो भी अच्छे खासे देखने को मिले। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, इंडिविजुअल या ओवरऑल सेक्टर या ओवरऑल कंपनीज या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर्स या फिर अदर कोई इंडस्ट्रीज है, उनमें अगर अच्छे खासी प्रोडक्टिविटी हो, उनके प्रोडक्ट्स अगर सेल होते हो, गुड्स एंड सर्विसेज सेल होते हो, तो उनसे मिलने वाला रेवेन्यू और अल्टीमेटली जो नेट इनकम कंपनीज को मिलने वाला था, उन पर्टिकुलर कंपनीज की इनकम की वजह से ओवरऑल इन्वेस्टर का ही फायदा होने वाला था। सो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जब जब इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आने लगी, तब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं या फिर ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। इसे हम लोग एक्सेलेरेटर थ्योरी पे कहते हैं। एक्सेलेरेटर थ्योरी क्या कहती है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक रेट ऑफ चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट होता है वो उस रेट के हिसाब से चलती रहती है। इन अदर वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड में कहा तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 1.5% पर ईयर से अगर या फिर 2.5% तक की ईयर के अगर बढ़ती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट की वजह से जो इन्वेस्टमेंट की जो स्पीड है, जो इन्वेस्टमेंट जो हम लोग नॉर्मली इंडिविजुअल या ओवरऑल कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करती है या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म्स इन्वेस्ट करती है, वो भी बढ़ जाती है, राइट। एक्सेलेरेटर थ्योरी स्टेट्स दैट इन्वेस्टमेंट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक साइकिल। ऑब्वियसली उस थ्योरी में कहा है कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ अपसाइड या अच्छी खासी रैपिड ग्रोथ में होगी तब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेगी, जबकि अगर वो स्लो डाउन हो गए या नंबर्स जो है वो डाउन ट्रेंड चले गए तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की जो विड्रॉवल्स होते हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ द रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंस। आप में से किसी एक ने ये इसके नज़दीक का पॉइंट बोला था। कॉन्फिडेंस मतलब क्या? नॉर्मली अगर हम लोगों को कितनी भी रिस्क हो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में या इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर हमने इन्वेस्ट करना है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करके ही रहेंगे, राइट। व्हाई? बिकॉज दिस कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम द ओवरऑल रिसर्च। अगर हमारी डिमांड एंड सप्लाई, इसके साथ साथ वॉल्यूम्स, इसके साथ साथ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में होने वाली जो पोटेंशियल्स है वो, साथ ही साथ में जो इन्वेस्टर है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड रिस्क टेकिंग अप्रोच जो होते हैं वो भी यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर होगा जिसका कहना होगा कि अगर मैं हाई रिस्क सोचकर, हाई रिस्क दिमाग में सोचकर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने के बारे में सोच सकता हूँ, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये जो नॉर्मल थ्योरी है उसमें एग्रेसिव इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो मैटर करता है। यस, इट इज़ नेसेसरी कि ये कॉन्फिडेंस जो आता है वो एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पे आता है, वेदर इट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, राइट। इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, अगर पॉलिटिकल टर्मिनल होगा या फिर कुछ अनसर्टेनिटी होगी तो इस तरह के डिसीजंस को हम अफेक्ट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन के तौर पे अगर देखें तो कॉन्फिडेंस इज ऑफन ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ and changes in the rate of economic growth. It is another factor that makes investment in the cyclical in nature. दो दिनों पहले रिलायंस कंपनी के जो मुकेश अंबानी थे तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की उनके टेलीकॉम सेक्टर्स के बारे में, राइट, कि हम लोग 5G इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, अच्छे खासे नेटवर्क प्रिपेयर करने वाले हैं। मुंबई में ऑलरेडी नेटवर्क प्रिपरेशन उनका शुरू हो चुका है। आगे चल के शायद से एक स्मार्टफोन जो 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन होगा वो रिलायंस टेलीकॉम की ओर से लॉन्च हो सकता है। अगर इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ेस अगर इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आने वाली हैं तो वन इन्वेस्टर, वन कॉमन पीपल विल थिंक अबाउट दैट कि इस पर्टिकुलर कंपनी में आगे चल के ग्रोथ आने वाली है, राइट। तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर हम कॉन्फिडेंसली बाय कर सकते हैं कि यस, अगर वो 5G नेटवर्क इंडिया में आता है और उस तरह का इनेबल होता है तो 5G नेटवर्क फर्स्ट लाने की वजह से उनकी जो बाइंग होगी, उनकी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेट इफेक्ट जो होगा वो रेवेन्यूज़ पे होगा, और रेवेन्यूज़ ज़्यादा है तो हमारी ओवरऑल इनकम ज़्यादा रहेगी और इंडिविजुअल ओनर्स की वैल्यू जो रहेगी, शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू रहेगी वो भी बढ़ेगी।
राइट। तो इस तरह की जो अलग अलग कॉन्फिडेंसेस हैं वो भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, आप में से किसी एक ने कहा था कि इन्फ्लेशन भी एक तरह का पॉइंट है, राइट। इन द लॉन्ग टर्म inflation rate can have an influence on the investment. High and variable inflation tends to create a more uncertainty and confusion. With uncertainties over the future cost of investment, if inflation is high and volatile, investor will be uncertain at the final cost of the investment. They may also fear high inflation could lead to the economic uncertainty and future downturn. इसका मतलब ऐसा है कि अगर आज इन्फ्लेशन का रेट जितना हाई है तो मे भी आगे चल के रिसेशन आ सकता है। तो अगर आज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया और आगे चल के रिसेशन आ गया तो हमारे लिए हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन के नंबर्स को अकाउंट करके उन्हें एनालाइज करके आने वाले फ्यूचर ग्रोथ के लिए और फ्यूचर डिमांड्स के लिए, फ्यूचर नीड्स के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने को हमें हेल्प होती है। इवैल्यूएशन के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इफ लो इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय अ फॉल इन डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देन दिस लो इन्फ्लेशन विल नॉट of itself be sufficient to the boost investment. The ideal is how inflationary and sustainable growth. अगर इन्फ्लेशन होता भी है और उसकी वजह से अगर कहीं इकोनॉमिक या फिर इन्फ्लेशन में फॉल इन डिमांड आती है तो वहाँ पर कहीं कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो रेट्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो कम हो जाए और उस टाइम पे हम लोग हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को बेचने की जगह पे एडिशनल उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि वहाँ से आगे अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ दिखती है, सस्टेनेबल ग्रोथ दिखती है, तो हम लोगों को वहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इवन इन द फॉलिंग डिमांड सिचुएशंस, राइट। फोर्थ पॉइंट हो गया। देन फिफ्थ पॉइंट इज विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल होता है जो हम लोग ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल एक्सेस सेविंग जो हम लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी कैन इन्फ्लुएंस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन द लेट 19th century, the new technologies such as Bessemer and steel and improved the steam engines meant the investors had a strong incentive to invest in the new technology because it was a much more efficient than previous technology, right? So if there is a slowdown in the rate of the technological process, investor will cut back investments as there is a lower returns on the investment. अगर सपोज टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम लोग देखें तो कैपिटल के हिसाब से अगर आज हम लोगों ने रिलायंस टेलीकॉम कंपनी के लिए शेयर्स परचेस करके रखें, हाँ वो पब्लिक कंपनी नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है रिलायंस जियो के लिए, तो हम लोग वहाँ पे परचेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोगों ने परचेस करके रखे अभी शेयर्स फॉर एग्जांपल, तो आने वाले कुछ ईयर्स में हमें जो 5G नेटवर्क्स देखने को मिलने वाला है उसकी वजह से हमारी जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी है, जो सबसे लास्ट टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहेंगे 2G, तो 2G वहाँ अबलिश हो जाएंगी और वहाँ पे 2G के कुछ भी इम्पैक्ट्स नहीं होंगे। तो हमें 2G सेक्टर्स में किए हुए इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से निकाल के अपकमिंग 5G सेक्टर्स में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी तरह से अलग अलग लेवल की अलग अलग तरीके की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो अलग अलग ऑप्शंस होता है, इनमें आने वाली अलग अलग तरीके की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है या डिसाइड करती है हमारे प्रोस्पेक्टस या फिर हमारे प्रायोरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। यस, लिक्विडिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल होगा तो ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, राइट। जो 2008 का क्राइसिस आया था तो बैंक्स जो थी वो बैंक्स खुद लिक्विडिटी की शॉर्टेज में थी, राइट। तो लेंडिंग मतलब जो लोन देने की जो सिचुएशन थी तो वो बैंक के पास में खुद के पास नहीं थी, तो बैंक्स वर वेरी रिलक्टेंट टू लेंड टू द इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स।
मतलब जब बोरोड फंड्स लेकर कहीं दूसरी जगह पे जाके इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फर्म होगी या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी, तो अगर उनको अलग न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए अगर पैसा चाहिए होगा तो वो बोरोड फंड्स के लिए बैंक्स के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जब जाते थे तो उन्हें उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे फाइनेंस ना अवेलेबल होने की वजह से इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो वहाँ पे नहीं मिली, राइट। तो वो इस तरह की जो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है वो भी यहाँ पर अफेक्ट करती है। देन वेज कॉस्ट, दैट इज लेबर कॉस्ट या फिर अदर कॉस्ट। If the wage costs are rising rapidly, it may create an incentive for an investor to try and boost labor productivity through investing in the capital stock. In a period of a low wage growth, investor may be more inclined to use the more labor incentive production methods. जो वेज कॉस्ट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दी हुई है वो ज़्यादातर इंडिविजुअल नहीं तो एक फर्म या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या सर्विस इंडस्ट्री उनसे रिलेटेड दी हुई है। ज़्यादातर कोई अगर कंपनी होगी तो वो कंपनी क्या करेगी, तो इन्वेस्टर्स को जो उनके पास में अवेलेबल फंड्स होंगे उन फंड्स को जब यूज़ करेंगी तो यूज़ करते वक्त कहाँ इन्वेस्ट करनी है जहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट होगी वो प्रोडक्टिविटी का कॉस्ट कमी होगी, जिनमें वेज कॉस्ट इंक्लूडेड होंगी। अगर आपको याद होगा तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जो 4 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, तो उसमें आने वाले लेबर के लिए पे किया जाने वाला वेज कॉस्ट ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। Clear? Everyone clear? Next one is which is related to the depreciation. ये depreciation का पॉइंट आप में से कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? Anyone? अगर रियल एस्टेट नहीं Yes, go ahead. real estate right, but there are some, I guess, some investments which actually get depreciation, that their value goes down over the period of time, so value goes down. That Right, factor exactly. should also be considered, I think. Exactly. You are absolutely right. If अगर हम लोगों ने कहीं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो रियल इस्टेट की जो वैल्यू है वो हमेशा अप्रिसिएट ही होती है, ज़्यादातर डेप्रिसिएट नहीं होती है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है कि जो हमारी फिक्स असेट, ऐसी फिक्स असेट जिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ऐसी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन डेप्रिसिएशन की वजह से ज़्यादातर उनको इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना वहाँ पे ज़रूरी होता है। Not all the investment is driven by the economic cycle. Some investment is necessary to replace worn out, outdated equipment, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्हें हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है। P4 मॉनिटर जो पहले यूज़ होते थे वो लैपटॉप से वहाँ पे रिप्लेस हुए और आज जाके हम लोग टैबलेट पे भी काम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए अगर हम लोग टैबलेट या डेस्कटॉप के बजाय अगर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप की वजह से बजाय अगर हम लोग सिर्फ टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो भी यहाँ पे बेटर है। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे डेप्रिसिएशन की वजह से रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, राइट। तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट वहाँ पे कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्लस या माइनस हो सकती है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई कार कंपनी होगी, अगर कोई ट्रैवल एजेंसी होगी, उस ट्रैवल एजेंसी के पास खुद की व्हीकल्स होंगी, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर एग्जांपल, तो उन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो 10 साल पहले ट्रांसपोर्ट व्हीकल हम लोग यूज़ करते थे वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट थी, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। जबकि एक्चुअल में जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग कहते हैं कि आने वाले अपकमिंग ईयर्स की जो प्रोबेबिलिटी है तो उसमें जो पुरानी व्हीकल्स है उससे हम लोग स्क्रैप करके नई व्हीकल हम लोगों को खरीदनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कम करके नई अलग से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो सारी डिसीजंस भी यहाँ पे मैटर करती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अगर जो हम लोगों ने कल अलग अलग टाइप्स देखे कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे, उन अलग अलग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ में इस तरह की डेप्रिसिएशन की वैल्यूज हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट,
Public sector investment and government policies. What is public sector? The majority of investment is driven by the private sector, but investment also includes the public sector investment, that is the government spending on infrastructure, schools, हॉस्पिटल्स एंड ट्रांसपोर्ट. तो इस तरह के पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की जिस पर्टिकुलर स्टेक्स कंपनीज में स्टेक्स हैं, उन कंपनीज में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के हम लोगों को बेनिफिट हो सकता है, या वो भी हम लोग वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. रादर चूजिंग द प्राइवेट सेक्टर वी विल चूज द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आर इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट पॉलिसीज. यस, ऑफ कोर्स टैक्सेशन पॉलिसीज से रिलेटेड हो, या फिर अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज से हो, या फिर इंटर कंट्री या फिर अब्रॉड के लिए जो पॉलिसीज बनती हैं उनके लिए, वो सभी यहाँ पर अफेक्ट करती है. से फॉर एग्जांपल द प्लानिंग लेजिस्लेशन कैन डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट, और ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट सब्सिडाइज द टैक्स ब्रेक्स कैन इंकरेज द इन्वेस्टमेंट्स. China and Korea, the government has often implicitly guaranteed the supported the cost of investment. This has led to the greater investment. Fraud can also affect the quality of investment, as there is a less incentive to make the sure investment has a strong rate of return. मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह से बनाई गई होगी चाइना एंड कोरिया में कि वहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, राइट. तो अगर उन वहाँ पर वैसा है तो हमारे यहाँ पे भी ऑन इंडिया में भी कुछ पॉलिसीज ऐसे है कि जिनकी वजह से हाई टैक्सेशन होगी, या टैक्सेशन में कुछ सब्सिडीज मिलती होगी, या फिर हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते होंगे, डिडक्शंस मिलते होंगे, तो उन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इन्वेस्टर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. इनके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर किए हैं जो हम लोग अभी देखने वाले हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ अ पर्सन. इंडिविजुअल पर्सन, उसकी खुद की क्या फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसे इन्वेस्टमेंट क्या है वो पता है क्या, उसे रिस्क फ्री ट्रेड्स क्या होते हैं वो पता है क्या, रिटर्न्स को किस तरह से एनालाइज करते हैं वो पता है क्या, आने वाले फ्यूचर में उसको कितने पैसों की ज़रूरत या कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो पता है क्या. ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी में कंसिडर होती हैं, और ये फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिविजुअल पर्सन की हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को वहाँ पे अफेक्ट करती है. सेकेंड थिंग इज टोटल मनी टू बी इन्वेस्टेड. A person with less money will mainly go for a SIP mutual funds, saving bank account or a fixed deposit, and person with a more money in a hand may invest in the directly to the stock market. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों ने एमआरएफ टायर्स के कंपनी के शेयर के बारे में सोचा तो एक शेयर लगभग 70,000 रुपीज़ का है. तो जिसके पास में 70,000 की इनकम है ही नहीं, वो एक शेयर परचेज कैसे कर पाएगा. तो इसके लिए वो SIP या सेविंग बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, इनके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उसके बेसिस पे वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा. नेक्स्ट थर्ड थिंग इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन. जनरली अ यंग पर्सन इन्वेस्ट इन अ रिस्की प्रोडक्ट्स एंड एल्डर पर्सन विल गो टू द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली किसी भी एजेड पर्सन से पूछ लो कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है क्या, तो मेजॉरिटी जो आंसर आएगा उनका कहना होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, वो स्पेकुलेशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं, मेरा ये मेरा वो मेरा फलाना फलाना वो डूब गए स्टॉक मार्केट में, उनके पैसे इतने, वो उनका तबीयत बिगड़ गई थी, ये हो गया था. ऐसे बहुत सारे रीजन्स उनके पास में होंगे, तो दे विल प्रेफर टू द सेफर साइड इन्वेस्टमेंट. एंड अगर यंगर एज जैसे कि आप लोगों, तो आप लोगों को अगर पूछा गया तो आप लोग म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट्स या फिर यूलिप फंड्स, इन सभी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे जिसमें रिस्क होगी, राइट. नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो ऊपर हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में भी कवर किया है. अगर किसी के पास रिस्क लेने की एबिलिटी ही नहीं होगी, अब रिस्क लेने की एबिलिटी दो तरीके से होगी, एक इन द वे ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेकंड इन द वे ऑफ फंड्स. फॉर एग्जांपल जिसके पास में 10 लाख रुपीज पर मंथ इनकम आ रही होगी, उसके लिए 50,000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ये नॉट मच डिफिकल्ट फॉर अ पर एनम बेसिस, राइट. कि अगर 10 लाख रुपीज़ अगर पर मंथ अगर उसकी सैलरी है तो नियर अबाउट 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ उसकी पर एनम इनकम है, जिसमें से 50,000 रुपीज़ उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और वो डूब भी गए तो भी उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. तो फंड्स विल बी अवेलेबल टू कवर दैट पर्टिकुलर रिस्क. तो इस तरह के रिस्क फ्री वेंचर्स जो होता है उसमें कहीं ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो होते हैं, शॉर्ट जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं.
तो ये सारे जो ऑप्शंस हम लोगों ने अभी देखे, ये सारे इतने सारे जो पॉइंट्स हम लोगों ने देखे कि इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, इन्फ्लेशन, देन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, वेज कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आने वाले जो 4 पॉइंट्स थे विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल लिटरेसी, अवेलेबल मनी, डेमोग्राफी प्रोफाइल एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सारे हमारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं जब हम लोग इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन करते हैं तब, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस एक्चुअली थोड़ा लेंदी है, इसके लिए लगभग एक लेक्चर पूरा जाएगा। आज ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, ये आज के लेक्चर में हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलो ओपन फॉर यू ऑल, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज स्पेकुलेशन, कितने छोटे छोटे डिफरेंसेस आप लोग फाइंड आउट करके बता सकते हैं। चलो एक के बाद एक आंसर करो, रैंडम आंसर्स। So investment is said as allocation of money in a systematic manner, in a planned way, in order to gain the Okay, maximum. good. And speculation would be just. Should I go ahead? Yes, you are, go ahead. Speculation can be अंदाज लगाना, or maybe guessing कि ऐसा हो सकता है, Right. but nothing is certain. राइट, स्पेकुलेशन इज जस्ट अनसर्टन, कि कुछ भी हो सकता है, एक तरह का सट्टा बोल दो उसे जैसे, राइट। देन इसके अलावा और कोई? Can I add to it? यस प्लीज। As she said that speculation is just like tukka marna, for some investment could be like checking all the factors and then appropriation kind of thing. Very good. Anything other? This is say kind of this is the point of meaning. What is investment and what is speculation? Anything else which can be related to the time horizon or for the perspective or anything else? बाकी लोग कहाँ गए मीटिंग में? 37 people are there, but still only Investment you can calculate the. Yes, please go ahead. Sorry to disturb you. In investment you can calculate. Speculation you don't really know. Very good. Because you are actually just Sir, guessing all the factors. if I mean, speculation is like placing bets in hopes that we will get a return. Right. Speculation is like that. Yes. And what about investments? So like Vaishnavi said, we can calculate the returns, we can also calculate the risk, at least to a certain extent, in investment. But the risk calculation, since it's a blind guess. Right. Sir, can we sum up like speculation is playing then investment? Like in investment, they do all the number crunching and all. Yeah, it's studied. Good. It is calculative and studied, and speculation is just आँख बंद करके तुम बोल दो कि ये ग्रीन है वो वाइट है, जो लगेगा वो लगेगा, राइट, एग्जैक्टली। चलो तो पॉइंट्स देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आने वाले इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, इनमें आने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर अभी देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। जो मीनिंग आप लोगों ने बताया दैट इज़ गुड, वो सही है। टाइम हॉरिजॉन के बारे में अगर हम लोग सोचें तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 2 to 5 years, ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, राइट। सेकेंड थिंग, अगर स्पेकुलेशन के बारे में सोचें तो स्पेकुलेशन ये शॉर्ट स्पैन के लिए होती है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के पहले ही होती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों ने आज किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए और प्राइस बढ़ गई, जैसे कि हम लोगों ने रिलायंस जियो के लिए कंसिडर कर रहे थे कि 2G का एबॉलिशमेंट होकर 5G इंट्रोड्यूस होने वाला है, और उसके लिए हम लोग आने वाले 1 साल के लिए स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि शेयर प्राइसेस बढ़ सकती है, राइट। दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? जो लॉन्ग टर्म के लिए की जाएगी। स्पेकुलेशन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होगा। रिस्क लेवल जो होती है वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर हम लोग कंसीडर करें तो मॉडरेट लेवल की, एवरेज लेवल की रिस्क लेवल होती है, जबकि स्पेकुलेशन में ग्रेटर रिस्क होती है। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स डिप्लॉयमेंट टू द एक्यूमुलेटेड वेल्थ एंड जनरेट एक्स्ट्रा इनकम सोर्स फॉर द फ्यूचर। ये हमारा बेसिक एम होता है, राइट, कि फंड्स हम लोग क्यों डालते हैं उसमें? क्योंकि हम लोगों को एक्स्ट्रा इनकम या फिर फ्यूचर सोर्स के लिए वहाँ पे, इनकम सोर्स के लिए वहाँ पे मिले पैसा, इसलिए। स्पेकुलेशन में क्या होता है? फंड्स डिप्लॉयमेंट टू द लिवरेज डेली प्राइस फ्लक्चुएशन अकरिंग इन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है अपसाइड एंड डाउन साइड, से फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की शेयर की प्राइस 50 रुपीज से लेकर 200 रुपीज इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स में गई है, तो 50 रुपीज से 1000 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज तक जो प्राइस मूवमेंट हुई है 10 साल में, तो उस पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट में हर बार डायरेक्टली अपवर्ड मूवमेंट ही होगा क्या? 50, 60, 70, 80, 90, कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स आए ही होंगे। तो उन अप्स एंड डाउन्स में हम लोग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो फ्लक्चुएशंस में स्पेकुलेशन करते हैं या पैसे लगाते हैं डेली प्राइस फ्लक्चुएशन में पैसा कमाने के लिए, वो हमारी स्पेकुलेशन होती है। डिसीजन क्राइटेरिया के बारे में सोचें तो डिसीजन क्राइटेरिया ये हमारे कंपनी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और साथ ही साथ में ओवरऑल एनवायरमेंटल एनालिसिस के बाद में हम लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन स्पेकुलेशन में क्या होता है? हम लोग मार्केट ट्रेंड्स, सेंटिमेंट्स और साथ ही साथ में जो फ्लोटिंग न्यूज़ेस होती हैं उनके बेसिस पे हम लोग इस तरह की कुछ एक्टिविटीज या फिर कुछ ट्रेड्स वहाँ पे कर सकते हैं। इन्वेस्टर एटीट्यूड जो होता है, जो इन्वेस्टर होता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो क्या करता है? लेस रिस्क और ज़्यादा रिटर्न, या फिर कंजर्वेटिव अप्रोच जो होता है वैसा अप्रोच उनका इन्वेस्टर का होता है इन द इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेशन के बारे में सोचें तो सबसे ज़्यादा दिमाग में क्या होता है कि हमारे पास में रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा है। अगेन एग्जांपल ऑफ अ जियो कंपनी, 5G इंट्रोड्यूस होने वाला है, अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन आने वाले 1 साल में होगी क्या पता नहीं, राइट। तो 1 साल के लिए हम लोगों ने प्राइस में रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन आगे चल के 1 साल में वैसा प्रोजेक्ट जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, और उसकी वजह से जो मार्केट में जो डिमांड थी उस पर्टिकुलर शेयर्स के लिए वो अचानक से कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई मतलब सेलिंग बढ़ी, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की जो बेस वैल्यू थी या हमारी परचेस प्राइस थी उससे भी कम हमारे पास में प्राइस, शेयर प्राइस आ गई। तो जो लॉस या नुकसान ज़्यादा सहना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ रिटर्न्स भी कैलकुलेटिव होते हैं कि हाई रिटर्न मिलने के लिए हाई रिस्क हम लोग कंसिडर करते हैं। वही इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि रिस्क कम होती है लेकिन रिटर्न्स जो होता है वो श्योर शॉट मिलने ही वाले होते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न्स, जो रिटर्न्स के लिए एक्सपेक्टेशंस होता है वो मॉडरेट लेवल के एक्सपेक्टेशन हम लोग इन्वेस्टमेंट लेवल के लिए देखते हैं, इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, और स्पेकुलेशन में हाई रिटर्न्स देखते हैं। अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊं तो मेरे पास में लॉगिन नहीं है, अगर लॉगिन होता तो आप लोगों को देखा सकता था कि कल के ही दिन अगर हम लोग एवरीवन यू नो अबाउट द स्टॉक मार्केट, यस और नो? स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरह से होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, you all know about the derivatives. What are the derivatives? Say for example future options. Yes or no? No, sir, I don't. ओके ओके, ठीक है। तो एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं एक कंपनी के शेयर प्राइस का, जो कि है हमारी मनप्पुरम फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी। इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए
कुछ दिनों पहले मोतीलाल ओसवाल जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने एक जनरल उनकी इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बढ़ाई थी, राइट, जब शेयर की प्राइस 176 पे ट्रेड कर रही थी। ज़्यादातर मार्केट में अलग से इन्वायरमेंटल जो न्यूज़ थी, अदर फैक्टर्स जो कंसिडरिंग फैक्टर्स थे, उनकी वजह से शेयर की प्राइस कंसिस्टेंटली डाउन साइड ट्रेड होती चली गई। नियर अबाउट 150-149 तक वो जाके नीचे डाउन साइड टच करके आई। जब 149 थी तो इमीडिएटली सेकेंड न्यूज़ मार्केट में आई कि यस, देयर मे बी चांसेस कि ये पर्टिकुलर शेयर आने वाले 6 या 7 मंथ्स की जर्नी में 200 की लेवल टच कर सकता है। इमीडिएट फॉर 2 और 3 डेज के टाइम स्पैन में शेयर की प्राइस 151 रुपीज़ से 164 रुपीज़ तक पहुंच गई। अगर हम लोग कैलकुलेटिव रिटर्न देखें तो 2 और 3 डेज में 10 to 15 रुपीज़ की मूवमेंट इन 150 रुपीज़ शेयर प्राइस जो स्टॉक की थी उसमें, मतलब नियर अबाउट 10% का अप मूव जो हमारा मिला वो सिर्फ 2 दिनों में मिला, जबकि ये हमारे हाई रिटर्न्स थे। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें ओवरऑल ईयरली तो ये हमारे ज़्यादा रिटर्न्स बन जाएंगे, लेकिन यही 10 to 12% या 15 to 20% रिटर्न हम लोग इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो इस तरह के जो हाई रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है वो स्पेकुलेशन में बनते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट में इस तरह के कोई भी अलग अलग लेवल के इन्वेस्टमेंट के ज़्यादातर हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं। क्लियर एवरीवन? बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन क्लियर? ये हमारे सिलेबस का पार्ट है कि इन दोनों का डिफरेंस, और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग, इन तीनों का डिफरेंस। आई इंसिस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, इन्वेस्टमेंट, गैम्बलिंग एंड स्पेकुलेशन।